मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैं वही पढ़ूँगा जो मैंने हाइलाइट कर रखा है, जो एग्ज़ाम में आना है। दोस्तों, लक्षद्वीप करंट का टॉपिक है, तो उनमें बांध कौन से बने हुए हैं, उनमें कौन सी परियोजनाएँ चल रही हैं, तो अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। उपाधि मिली हुई थी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी की उपाधि मिली हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खान बोला जाता था। इस एग्ज़ाम में आपको ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। बताओ, हंटर आयोग बताओ, आप इनाम आयोग बताओ, सारे अधिवेशन नहीं पढ़ना है आपको। कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशंस, कि सूरत अधिवेशन हो गया, जैसे कि कौन सा अभिलेख कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। तो दोस्तों, इस बीच से जब से ये फॉर्म आए हुए हैं, तब से जिधर भी जाता हूँ, लोग मुझसे यही पूछते हैं कि यार भाई, कैसे पढ़ें, कैसे ना पढ़ें, कैसे हमारा सिलेक्शन हो पाए, और क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आजकल बच्चों को यही नहीं पता होता है कि उनको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो पूरा सब रखा ही हुआ है कि आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब इतना सब पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो इस वजह से आप वही चीज़ें पढ़ें जो आपसे पूछी जाने वाली हैं। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप, अगर कोई पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने खुद ये परीक्षा पास की हुई है, तो और मैंने और भी अदर्स बहुत सारी परीक्षाएँ दी हुई हैं, तो मुझको अनुभव है कि क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है। तो जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे ये लूसेंट है, सामान्य ज्ञान का लूसेंट। इस पे ये देखिए, ये आप देखिए, आपको ये इस तरह से मैंने हाईलाइट कर रखा है, खुद ये सब हाईलाइट कर रखा है कि दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से जो मैंने पढ़ा हुआ है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट कर रखा है कि अगर मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ, अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मैं वही पढ़ूंगा जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो एग्ज़ाम में आना है। दोस्तों, मैं आपको खुद के नोट्स आपको दिखा देता हूँ कि मैं जो पढ़ता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना, उसके नोट्स बना लेता हूँ। देखो, मैं आपको खुद दिखाता हूँ कि मतलब कैसे मैंने नोट्स बना रखे हैं। तो तो मुझे पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना। देखिए, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, मैंने खुद के नोट्स बना रखे हैं, देखिए। तो मैं जीएस के लिए आपको बताता हूँ कि जीएस में आपको कौन सी चीज़ें में ज़्यादा फोकस करना है, और कौन सी चीज़ें अगर आपने पढ़ रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो आपको अब उस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए। तो और दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या नहीं पढ़ना है। जीएस का पोर्शन है, इस पे हिस्ट्री भी आती है। इस पे हिस्ट्री आती है, जैसे प्राचीन हिस्ट्री हो गई। आपको प्राचीन भारत का इतिहास है। अब प्राचीन भारत के इतिहास में जैसे पुराने ज़माने में पूछा जाता था कि कौन सा यात्री किसके काल में आया, और यही सब, पूरा पाषाण काल, आग की खोज, पहिए की खोज किस काल। दोस्तों, अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अब आजकल का जो पैटर्न है वो बदल गया है। अब एग्जामिनर भी स्मार्ट हो गया है। अब वो ये पुराने पैटर्न पे नहीं क्वेश्चंस पूछता है। अब वो आपसे नए टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। जैसे जैसे प्राचीन भारत में अब अभिलेखों के बारे में आपसे पूछ लेगा कि कौन सा अभिलेख कहाँ पर स्थित है। ये आपसे पूछ लेगा कि किस अभिलेख में क्या उल्लेख मिलता है। अब एग्जामिनर से ये भी पूछ सकता है, जैसे आपको सती प्रथा का उल्लेख आपको एरड़ अभिलेख में मिलता है, और आपका जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख में आपको भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। इस तरह के क्वेश्चंस, मैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला था, वो मोहनजोदड़ो में मिला था, इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। और बंदरगाह कहाँ पे मिला था, इस तरह के क्वेश्चंस। और जैसे और आगे अगर इस तरह बढ़ते हैं प्राचीन भारत में, तो जैसे आप जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, इनसे भी क्वेश्चन, अब उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी माता का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब वो आपसे पूछेंगे कि आप ये बताओ, जैन धर्म में किसका प्रतीक चिन्ह क्या है। जैसे जैन धर्म में बताओ, सांड किसका प्रतीक चिन्ह है। जैसे सांड ऋषभ देव का है, पार्श्वनाथ का सांप है, सांपों का देवता बोलते हैं पार्श्वनाथ को। इस तरह के क्वेश्चंस
आप समझ रहे हो? और आपसे शिलालेख के बारे में पूछ लेगा, आपसे गुहा लेख के बारे में पूछ लेगा। और ये तो हुई प्राचीन भारत की बात कि मैं एक मोटा-मोटी कि किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस तरह की बात है। और जब मध्यकालीन भारत में आते हैं, अब कुछ लोग मध्यकालीन भारत में क्या करते हैं कि वो दिल्ली सल्तनत की राजा उठा लेंगे कि हाँ, नहीं कि राजा पढ़ना है हमें, हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है, हमें हमें बलबन के बारे में पढ़ना है, हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना है, हमें मुगल्स के बारे में पढ़ना है, हमें अकबर के बारे में पढ़ना है, औरंगजेब के बारे में पढ़ना है। तो वो क्या पढ़ते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके उनकी बीवी कितने थे, उनके बच्चे कितने थे। भाई इनसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। वो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, क्वेश्चंस किसकी उपाधियाँ क्या थी, कि जैसे आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक को कौन सी उपाधि से बोलते थे, और अलाउद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि मिली हुई थी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी की उपाधि मिली हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खान बोला जाता था। उलूग खान तो बलबन को भी बोला जाता था, लेकिन वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और दोस्तों ये तो हो गई उपाधियाँ, और उसमें पद और विभाग भी पूछ लिए जाते हैं मध्यकालीन भारत में। और आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि नहीं एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, तो एग्जाम से भी हटा दिया गया है। मध्यकालीन भारत आपसे पूछा ही जाएगा, लेकिन अब उसमें क्या पूछा जाएगा वो मैं आपसे बता देता हूँ। जैसे पद और विभाग हो गए कि बताइए दल चालीसा क्या था, उसका विभाग का अध्यक्ष, दल चालीसा का अध्यक्ष कौन होता था, नायाब ममालिक जो होता था वो दल चालीसा का अध्यक्ष होता था, इस तरह के क्वेश्चंस। और दीवान अर्ज किसने बनवाया था, तो दीवान मुस्तखराज किसने बनवाया था, इस तरह के क्वेश्चंस। और मध्यकालीन भारत में अगर आप और पढ़ना चाहते तो कवि और उनकी रचनाएं पढ़ लीजिए। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत हो गई, जियाउद्दीन बर्नी की हो गई आपकी तारीख फिरोज शाही, और अमीर खुसरो की खजनाइल फतूह, इस तरह की रचनाएं जो मध्यकालीन भारत में काफ़ी पूछी जाती हैं। और ये कौन सा बादशाह था जो गुल्लुखे के नाम से कविताएं लिखता था। तो मतलब ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। वो नहीं पूछा जाता है कि बताओ कौन किसके सेनापति और ये फलाना ढिमकाना, भाई नहीं पूछते। और हाँ, आधुनिक काल में आते हैं। आपको आधुनिक काल में मैं एक मोटा-मोटी आंकड़ा आपको दिए दे रहा हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। आपको सारा सब कुछ नहीं लेके बैठ जाना है कि नहीं आपने सारा सब कुछ उठाया और एक तरह से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। मैं ब जिस तरह बता रहा हूँ आप उस तरह से पढ़ाई करें, सफिशिएंट है। अगर आप लास्ट के दिनों में भी अगर आप थोड़ा बहुत ये अपने ऐसे-ऐसे टॉपिक सब कवर करते चले जाएँगे तो आपका हो जाएगा। आपके इतने नंबर आ जाएँगे कि आपको ये वर्दी मिल सके। तो अब आपको पूरे-पूरे नंबर नहीं लाने हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अब बात करते हैं आधुनिक भारत की। अब आधुनिक भारत में क्या है कि आप शुरू से मत पढ़ने लग जाइएगा ये कि 1857 की क्रांति बताओ कौन, ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं यार। अब पैटर्न बदल गया। अब आपसे पूछेगा ब्रिटिश रूलर्स के काम बताएं, जो कि बताओ सती प्रथा का अंत कौन से किस ब्रिटिश रूलर ने किया था। आप बताओ कि दास प्रथा का अंत किसने किया था। और जैसे हो गया आप रैयतवाड़ी क्या है, महलवाड़ी क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस। और आधुनिक भारत में आप घटनाएं ले लीजिए। घटनाएं जैसा कि आप बताओ मुस्लिम लीग कब बनी, कौन कौन थे इनके, और इनके संस्थापक कौन हो थे। गया आपके अधिवेशन हो गए, कांग्रेस के अधिवेशन, कुछ इंपॉर्टेंट, सारे अधिवेशन नहीं पढ़ना आपको, कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन कि सूरत अधिवेशन हो गया जैसे आपका, और आपका लखनऊ अधिवेशन हो गया जिसमें नरम दल गरम दल एक हुए थे, मुस्लिम लीग कांग्रेस गठबंधन हुआ था। और इस तरह के मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे और जैसे जाएंगे। कुछ आयोग आपसे पूछ लिए जाते हैं कि जैसे बताओ हंटर आयोग बताओ, आप इनाम आयोग बताओ, कि इन सब आयोग किसने किया था, ली आयोग बताओ किसके कार्यकाल में आया था ली आयोग, और नेहरू रिपोर्ट बताओ, आप अगस्त प्रस्ताव बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस आपको ये पढ़ना है। दोस्तों ये हो गई आपकी इतिहास की बात। अब आते हैं भूगोल में। अब भूगोल में ये मत पढ़ने लग जाइएगा कि कौन से कितने डिग्री अक्षांश में ये वो फलाना, भाई नहीं आता है। अब वो गए ज़माने। अब आपसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं, आप जनजातियाँ बताएं कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, भारत में कौन सी जनजाति होती है, सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है। हमारे यहाँ भील जनजाति ज़्यादा पाई जाती है, और जारवा जनजाति हो गई जैसे, वो कहाँ अंडमान में पाई जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। आपके घास के मैदान पूछ लिए जाते हैं भूगोल पे, कि आप बताएं कि पंपास घास के मैदान कहाँ पे हैं,
या फिर स्टेपी घास के मैदान कहाँ पे हैं, डाउन्स कहाँ पे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। आजकल नदियाँ पूछ ली जाती हैं आपसे कि कौन सी नदी कहाँ से होकर जा रही है और उनमें बांध कौन से बने हुए हैं, उनमें कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। आप ये हो सकता है। और इतने टाइम दोस्तों लक्षद्वीप करंट का टॉपिक है, तो आप लक्षद्वीप को ज़रूर देख के जाइएगा कि वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ पे कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आप देख के जाइएगा, क्योंकि लक्षद्वीप इतना ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो आप इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। और जैसे जैसे हवाई अड्डे हो गए यहाँ पे, खासतौर उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे तो आप देख ले ही लीजिएगा कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पे है, और खासतौर अयोध्या का हवाई अड्डा जो कि उसका नाम क्या है, और ये सारी चीज़ें। और आप झीलें देख लीजिएगा कि कौन सी झील कहाँ पर है, खासतौर यूपी की देख लीजिएगा आप। और अगर आप जीके के पोर्शन की तरफ जाते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान हो गए आपके, नेशनल पार्क पूछे जाते हैं आपसे, उत्सव पूछे जाते हैं, कौन से उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, मेले कहाँ पे बनाए जाते हैं। और भी इंटरनेशनल मीटिंग्स हो गई, सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सीओपी कहाँ पे हुई, लेटेस्ट सीओपी कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और आप बताएं कौन सा पर्व कहाँ मनाया जाता है, कहाँ का नृत्य फेमस है, कहाँ का। इस तरह के क्वेश्चन आप जीके में तैयार, जीके जीएस में आप इस तरह के क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। और एक दो क्वेश्चन आपसे कृषि से भी पूछ लिए जाते हैं भी। दोस्तों अगर अर्थशास्त्र अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी तो उसको मत पढ़िएगा, अब उसको छोड़ दीजिएगा। अब उस पर, क्योंकि आप उसको नया पढ़ेंगे आपको याद नहीं होगा वो, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी पे हमें क्या पढ़ना है? पॉलिटी पे पुराने तरीके से मत पढ़िएगा, बिल्कुल जो रनिंग करंट चल रहा है आप उससे पढ़िएगा, तो उससे जो रनिंग करंट के टॉपिक्स चल रहे हैं आप उस पर पढ़िए। चुनाव आयोग अभी चुनाव होने वाले हैं, अब चुनाव आयोग के बारे में पढ़ लीजिएगा आप प्रधानमंत्री का चुनाव वाला प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये मत पढ़िए लगिएगा कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, राज्यपाल के कार्य बताओ, ये सब क्वेश्चन सब नहीं पूछे जाते हैं। इस पे समितियाँ हो गई, समितियाँ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति होगी आपकी, और अशोक मेहता समिति हो गई। और पंचायती राज, अगर आप पंचायती राज व्यवस्था, ये ये टॉपिक्स अब आजकल के एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाए। पंचायती राज हो गया आपका, लोकल गवर्नेंस के बारे में पूछते हैं कि आप नगर पालिका से संबंधित इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन सब देख लीजिएगा, वो आते हैं। और आप बात करते हैं यूपी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में आपको क्या पढ़ना, पूरा उत्तर प्रदेश तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसमें आप कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, बोलियाँ, घराने, इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप फोकस करिएगा। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और आपसे अब वो सब नहीं पूछा जाएगा कि बताओ कि इसका कितना क्षेत्रफल है, कितना ये सब क्वेश्चन सब नहीं पूछे जाते हैं। तो और आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान हो गए, उत्तर प्रदेश के अंदर, और कला से संबंधित क्वेश्चंस की कला जैसे संगीत से रिलेटेड हो गए, संगीत में तबला का आविष्कार किसने किया, सितार का आविष्कार किसने किया। और ऐसे ही क्वेश्चन सब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है, जिससे आपका मत पास होने भर के लिए नंबर आ जाएंगे। बाकी अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और तो उसमें यही बोलूँगा कि आपने जितना पढ़ रखा है आप नया पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। आपने जितना पढ़ रखा है आप उसी को रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।